हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का जो फॉल आया वो भी हमारे लिए एक एंटिसिपेटेड फॉल था। जैसा मैंने आपके साथ चर्चा की थी कल के शीर्षक में, और शीर्षक ही हमने ये रखा था कि 40,000 कमिंग सून, यानी कि बैंक निफ्टी 40,000 कमिंग सून। कल का टाइटल ही हमने रखा था और आज ही वो हो गया। और मैंने कल ही आपके साथ ये बात कर ली थी कि भाई 40,000 का ब्रेकडाउन हो जाएगा। और एक मेजर सपोर्ट जो है 39,800 थी, वो भी जो है आज ब्रीच हो गई। और 39,800 मैंने आपको बोला भी था जब बाजार नीचे से ऊपर आए थे, तो मैंने कहा था कि भाई जब तक 39,800 के ऊपर बाजारों में तेज़ी रहेगी। लेकिन जब बाजार ऊपर की तरफ हमें लगा कि टॉप बनाने के बाद नीचे करेक्ट हुए और फिर उसके बाद जब पुल बैक दिए, तो मंगलवार की दोपहर के अंदर जब मैंने प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व किया और उस दिन बैंक निफ्टी के साथ फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी, उस दिन ये निश्चित हो गया था कि भाई अब बाजार में तेजी वालों का समय कुछ समय के लिए गया, या ये कह सकते हैं कि तेजी वाले ही मंदी में बैठ गए हैं। और इसके अलावा जो हमने चर्चा परसों की थी, तो परसों ही मैंने आपको ये अंदेशा दे दिया था कि देखिएगा निफ्टी ये एम पैटर्न बनाने वाला है। और ये मैंने आपके साथ लाइन खींची थी और वो लाइन थी 17,300 के ऊपर, और वो आप देख सकते हैं आज का 17,291 रुपये का लो है और बाजार 17,327 पे बंद हुए, यानी कि लगभग वहीं पर बंद हुए। अब ये एम पैटर्न तो बन गया। अब यहाँ पर जो आज तबाही का मंजर इंडेक्स के फ्रंट पर हमने अपनी आंखों के सामने देखा, क्या वो समाप्त होने वाला है? मुझे ऐसा लगता है नहीं। और इसके बारे में एक अलग से एक चर्चा करेंगे हम आपके साथ एक वीडियो के अंदर, इसके बाद क्यों नहीं लगता। और बहुत सारे रीजंस जो हैं वहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और वो लॉजिकल है। हो सकता है कि देखिएगा बाजार है, बट मुझे उन चीज़ों के अंदर लॉजिक लग रहा है और वो लॉजिक के साथ मैं आपके साथ बात करने की कोशिश करूँगा। और मैं यहीं पर आपको बता दूँ कि वो फॉल मुझे कहाँ तक लग रहा है। यह 16,800, थोड़ा सा नीचे आ गया 16,800। और ये हो सकता है आपको कि ये कंप्लीट एम बने और भी बड़े वाला एम बने। अभी तो छोटे टाइम फ्रेम में, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी जो है ये एम बनता हुआ आपको नज़र आए। और ये 16,800 यहाँ से तकरीबन 500 पॉइंट दूर है। और ये फॉल आप हो सकता है कि आने वाले इसी हफ्ते के दौरान, यानी कि जो हफ्ता आएगा शायद उसी हफ्ते के अंदर आप 16,800 के लेवल भी देख सकते हैं। रीज़न मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ, कुछ हिस्सा हम जो है इस वीडियो के अंदर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। 17,327, 302 पॉइंट की गिरावट। और जब सितंबर का मंथ शुरू हुआ था तो जो तेज़ी हो रही थी वो हमारे को कुछ हजम नहीं हो रही थी। और एक पर्टिकुलर लेवल के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़े स्पेकुलेटिव मूव है, और ना हम इंटरनेशनल माहौल को देख रहे थे, ना किसी को देख रहे थे, ना किसी फंडामेंटल को देख रहे थे। बस हमें एक ही धुन थी कि हमें तेज़ी करनी है। लेकिन हकीकत ये थी कि ये बड़े प्लेयर्स, बड़े स्मार्ट प्लेयर आपको तेज़ी नहीं करवा रहे थे, ये तेज़ी के अंदर आपको बैठाना चाह रहे थे और ऊपर से अपना माल ऑफलोड करना चाह रहे थे। अगर आप देखें तो ये जो तेज़ी हुई थी, जिसके दम पर जो है 10-15 दिन तेज़ी हुई, उसके बॉटम पर ले आए ये बड़े प्लेयर्स। तो ध्यान रखिएगा, मोस्टली जिन लोगों ने भी नहीं खरीदा था सबको खरीदारी करा दी। और मैं एक दूसरे शब्दों में बात बोलूं तो गले तक जो है इक्विटी डाल दी, यानी कि पूरे गले तक माल दे दिया। अब अगर वो बाजार को नीचे फेंकेंगे तो आपके पास पैसा ही नहीं होगा, आपका पोर्टफोलियो नीचे जाएगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो बड़ा जो है स्मार्टली अपनी कैपिटल को बचा के रखे हुए हैं। अब जैसे ही बाजार में फॉल आएगा तो वो शायद इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे और बॉटम के ऊपर मार्केट को जो है खरीदते हुए नजर आएंगे। और जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं उन्होंने ही देखिएगा आपको ऊपर ले जाके माल बेच दिया, क्योंकि वो तो एफएनओ में ट्रेड कर लेते हैं। और आज का फॉल आपको समझ में भी आया होगा। और मैंने 3 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले एक और भी बात बोली थी, याद करिए, वही बात थी एडवांस डिक्लाइन। मैंने कहा था कि ये हालत आपको बदलती हुई आने वाले समय में कुछ ही शॉर्ट पीरियड के अंदर नजर आएगी। वो भी आज हो गया। और अभी भी जो तबाही का मंजर है मुझे नहीं लगता कि समाप्त होने वाला है। अभी कुछ समय तक पेन और रहेगा। फिर जब बॉटम बनेगा तब मैं आपके साथ रहूँगा, मैं बताऊँगा कि भाई यहाँ पर शायद ख़रीदारी जो है शुरू करने का समय आ गया है। जैसे हमने पिछले फॉल के अंदर भी आपके साथ बात की थी उसी तरीके से।
और हालांकि उसके बाद भी, जब मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद भी बाजार और गिरेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जिस दिन बोलूँगा उसी दिन से बाजार चलने शुरू हो जाएंगे, या जिस दिन से मैं कहूँगा कि नहीं बाजार महंगे हो गए हैं उसी दिन से गिरेंगे। बाजार कुछ समय लेते हैं। तो समय थोड़ा सा जो है टाइम गैप होगा। जहाँ पे हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे खरीदने का समय ज़रूरी नहीं होगा, उसके नीचे भी बाजार जाएंगे। बट हमें जहाँ पे रीज़नेबली भी खरीदने का लेवल आएगा वो मैं आपके साथ ज़रूर से ज़रूर डिस्कस करूँगा। अब कंट्रीब्यूशन में देखें तो आज का जो दिन था, देखिएगा, मुझे परसों ही इस बात का आभास हो गया था। जब बाजार गिरने लगा ना तो बुल्स ने उठा के ना सारे FMCG कंपनीज को खड़ा कर दिया, भाई बाजार को गिरने नहीं देंगे, और बैंकों में सेलिंग हो गई थी। उसके बाद उसकी फॉलो अप सेलिंग कल हुई, आज तो तबाही कर दिया। आज जो फाइनेंशियल्स में जो गिरावट हुई है वो मंगलवार दोपहर के बाद हुई है। मंगलवार दोपहर को बड़े प्लेयर्स ने अपने सौदे बदल दिए थे, और जैसे सौदे बदले हैं उसके बाद देखिएगा बैंक निफ्टी सांस ही नहीं ले रहा। बैंक निफ्टी फाइनेंशियल्स के सारे शेयर्स आपको गिरावट के साथ नजर आएंगे। आप ये जो देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन माइनस की, ये फाइनेंशियल निफ्टी की नहीं है, यानी कि बैंक निफ्टी की या फाइनेंशियल निफ्टी की नहीं है। ये जो 5 शेयर्स हैं जिन्होंने आज गिरावट दी निफ्टी में, इसमें से 4 शेयर फाइनेंशियल निफ्टी के शेयर्स हैं। HDFC बैंक 33 पॉइंट की गिरावट, ICICI बैंक 27.85। कल मैं थोड़ा सा कटाक्ष के रूप में बोल रहा था आपको कि भाई सारी दुनिया को लगता है कि ICICI बैंक ही बहुत पसंद है। अभी पीछे के रिजल्ट पर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अगले रिजल्ट को भी आपको देखना चाहिए। लेकिन क्योंकि अच्छे रिजल्ट थे, उन अच्छे रिजल्ट्स के दम पर जो है बहुत जो है पोजीशंस जो है बिल्डअप की गई और बहुत तेज़ी की गई, और ऊपरी लेवल्स पे जाके जो है देखिए बड़े प्लेयर्स ने अपना माल ऑफलोड कर दिया। तो तकरीबन 50 रुपये अपने हाई से गिर भी चुका है। बजाज फाइनेंस सिमिलर, HDFC, और अब ये जो कमजोरी है शायद इसका फुल ऑफ सेल आपको मंडे को देखने के लिए मिलेगा, और मंडे को भी सिमिलर कैंडल आपको देखने के लिए मिल सकती है। जिस तरीके की बड़ी रेड कैंडल आज आपको नज़र आ रही है, या तो रेड कैंडल छोटी होगी अगर गैप डाउन हो गया तो, बट गैप डाउन नहीं हो, ज़्यादा बड़ी आएगी, बाजार ठीक खुले और सबको मौका मिले निकलने का लिए भी, बेचने का भी, यानी कि जो जिसके मन में है वो उसका अपनी कर ले, वो ज़्यादा बढ़िया होता है बजाय कि गैप डाउन होने के। डिवीज लैब, सन फार्मा, ITC, टाटा स्टील और सिप्ला ये सब तेजी में थे, तो फार्मा को उठा के खड़ा करती है, भाई बचा लो आज। तो आज बचाने की बारी किसकी होती है? जब बाजार गिर रहे होते हैं तो FMCG और फार्मा, कभी समय होता था IT भी पार्टिसिपेट करता था, लेकिन IT जो है आप लोग जानते हैं कि नेस्डेक की गिरावट और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं उसकी वजह से IT डिफेंसिव ना होके वो खुद जो है बीट एंड डाउन सेक्टर तो है अभी भी, लेकिन अभी जो है साथ देने के लिए तैयार नहीं है। वैल्यूशंस हालांकि आपको IT में काफ़ी कंफर्टेबल होती हुई नजर आएंगी। तो ये तो थी बात निफ्टी की। अब निफ्टी के बाद एडवांस डिक्लाइन रेशियो को तो आपने हल देख लिया। 1667 शेयर गिरे हुए थे, उनके सामने 308 शेयर बढ़े हुए थे। 1667 जो शेयर्स हैं वो डाउन में थे और 308 एडवांस में थे। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे को बोलते हैं कि हिंदी में ये शब्द यूज़ ना करें आप, जो नंबर्स आप बोलें, तो इसीलिए मैंने आपके साथ जो है ये दोबारा से रिपीट किया है। अब डिवीज लैब, सन फार्मा, टाटा स्टील, सिप्ला, ITC को छोड़ के बाकी शेयर्स सब गिरावट के साथ थे। पावर ग्रिड में 7.97% की गिरावट, और अपोलो हॉस्पिटल में 4% की, हिंडाल्को में 3.82, अदानी पोर्ट्स एंड SEZ 3.47, SBI 2.94, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.91, बजाज फिनसर्व 2.85 ये गिरावट थी। निफ्टी बैंक और हाल फिलहाल की जो एक अच्छी वाली बड़ी गिरावट, और आज जो गिरावट थी वो वॉल्यूम के साथ थी। ऐसा नहीं कह सकते कि जी वॉल्यूम नहीं थे। आज तो जब गिरावट हो रही थी तो मैं ये देख रहा था कि यार जितना एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड होता है, जितना वॉल्यूम एक्सपायरी वाले दिन होता है, उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ आज निफ्टी बैंक के शेयर्स गिर रहे थे। कैंडल आपके सामने स्क्रीन पे, और आसपास में ऐसी कोई भी रेड कैंडल आपको नज़र नहीं आएगी जिसमें इतनी बड़ी गिरावट हो। हालांकि जून के अंदर इस तरीके की गिरावट आई थी, और जून के बाद आप देखेंगे कि पूरे पैटर्न के अंदर आपको इतनी बड़ी कैंडल नज़र नहीं आएगी। एक तरीके से रेड कैंडल की बात करूँ, ग्रीन तो है, और रेड कैंडल बिल्कुल फ्री फॉल के साथ काम करती हुई नजर आई। अपनी सपोर्ट के आसपास बंद हुए, बट मुझे लगता है कि अब बाजार आपकी अगली सपोर्ट की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, और इसके बाद अगली सपोर्ट जो है वो है 38,800 के आसपास, लेकिन वो भी ब्रीच हो सकती है। जिस तरीके से इंटरनेशनल मूड माहौल है, ब्रेंट क्रूड भी टूट गया है, डाउ जोन्स ने अभी जो है अपने 52 वीक लो लगाए हैं, और इसी तरीके से और बाकी इंडेक्सेस हैं जिन्होंने अपने 52 वीक लो लगाए हैं। 112 के ऊपर डॉलर इंडेक्स चला गया है, रुपया 81 पर चला गया है। सारे फंडामेंटल्स टेक्निकल सब वीक होते हुए नज़र आ रहे हैं हमारे लिए। और मैं आपको बात करूंगा जो अगली वीडियो बनाऊंगा कि भाई बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक क्यों हो सकता है, और उसके कुछ रीजंस हैं,
और वो डॉलर से ही कोरिलेट होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि गिरावट अभी और हो सकती है और वो गिरावट थम जाएगी 1 या 2-3 दिन। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बहुत लंबी गिरावट की बात कर रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है कि अभी जो एक्सपायरी का वीक बचा हुआ है उसमें से 4 में से 2-2.5 दिन जो है काफ़ी खतरनाक हमें लग रहे हैं, जिस तरीके से ऊपर से बड़े प्लेयर्स ने पोजीशंस बनाई है। HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सब कमजोरी के साथ थे। तो ट्रिपल सेंचुरी ठोकी आज HDFC बैंक ने बहुत दिनों के बाद। 300 रनों की पारी खेली है नेगेटिव में। SBI ने खेली 200, ICICI ने खेली 200। ये जो चला रहे थे बाजार को SBI, ICICI, इन्होंने पूरा दम फूक रखा था बाजार के अंदर कि भाई साहब निफ्टी को भी चलाएंगे, बैंक निफ्टी को भी चलाएंगे, किसी को गिराने नहीं देंगे बाजार को, और आज वो खुद गिरते हुए नजर आए। कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC, इंडसइंड, SBI, बंधन, AU स्मॉल, IDFC फर्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक जिसके नाम के पीछे लग गया आज उसकी सामत थी। जब इन्होंने एंजॉय भी बहुत किया था, देखिए यही सबसे अच्छी तेजी कर रहे थे, अब इन्हों में ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आई है। अरे जो सबसे ज़्यादा खरीदा गया है, लोग प्रॉफिट भी तो वहीं पे बुक करेंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग भी वहीं पर सीवियरली देखने के लिए मिल रही है। अब अगर हम बात करें FIIs के डेटा की, तो FIIs के डेटा सितंबर 23 के जो डेटा है 2899 करोड़ की जो है सेलिंग करते हुए नजर आए। कैश मार्केट के अंदर एक बड़ी सेलिंग जो है हम इसे मानेंगे। हालांकि 16 सितंबर को भी इन्होंने 326 करोड़ की सेलिंग की थी, लेकिन जो दूसरी तरफ मिसिंग फैक्टर है वो है DIIs की बाइंग। DIIs कह रहे हैं भाई ऊपरी लेवल पर हम माल नहीं खरीदेंगे, बाजार को नीचे सेटल होने दो, हम आपका माल खरीदने आएंगे, हम स्मार्ट लोग हैं। DIIs स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं भाई बाजार गिराओ, नीचे लाओ, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। तो आप देखिएगा इतनी बड़ी गिरावट के अंदर भी उन्होंने मात्र 299 करोड़ की बाइंग की। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अभी बैकफुट पे है। वो भी इंडेक्स फ्यूचर्स बेच डाले 3372.88 करोड़ के। इसके साथ साथ आज स्टॉक फ्यूचर्स भी बेच दिए। तो पूरा डेटा जो है खराब है, और इस डेटा के साथ साथ जो इंटरनेशनल मूड माहौल बना है वो बहुत ख़राब है। तो जिसको देख के ऐसा लगता है कि अगर आज डाउ जोन्स ने इम्प्रूवमेंट नहीं दी तो आप सोमवार को भी इसी तरीके का, इससे मिलता जुलता एक फॉल देखते हुए नजर आएंगे। पुट कॉल रेशियो बहुत ही नीचे की तरफ आ गई है, 1 से नीचे आ गई है। बहुत लोगों का मानना ये है कि भाई इस तरीके की जो पुट कॉल रेशियोज होती हैं तो ये बताती हैं कि भाई बाजार ओवर सोल्ड है, बट मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि पुट कॉल रेशियो नीचे है। बड़े प्लेयर जो है, इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं, उसमें डोमेस्टिक भी हैं, इंटरनेशनल भी है, उन लोगों को पता है कि भाई बाजार में हमने गिराना है, और पुट के रेट बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। उन्होंने कहा भाई पुट को बेचना ही नहीं है, पुट को बेचना ही नहीं है। अब बेचेंगे नहीं पुट को तो खरीदेंगे। तो खरीदने के लिए जब आप आओगे तो उसके भाव बढ़ गए हैं, तो अल्टीमेटली पुट बेचने में लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। जो पुट बिकी हुई हैं वो भी पीछे की बिकी हुई हैं, तो पुट कॉल रेशियो आ गई नीचे की तरफ। और जब फियर का माहौल होता है तो ये 0.4-0.5 तक भी जाती हैं, जैसा कि आपने जून के लोस के समय देखा था। तो ये हो सकता है कि आपको, जब मैं अगले एनालिसिस में आपके साथ बात कर रहा हूँ सोमवार को, तो हो सकता है कि ये उस समय पर 0.5-0.4 के आसपास आ भी जाएं, और फिर हम इवेल्यूट करेंगे कि भाई पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल हो गई है या नहीं हो गया। तो ये भी हमारे लिए जो है आप ये कह सकते हैं कि नापने का यंत्र है कि भाई अब 0.43 के आसपास है, अब बाजार शायद अब और नहीं गिरेंगे या वहाँ पे सांस लेते हुए नजर आएंगे। तो अभी हालांकि वो संकेत नहीं है। डाउ जोन्स 29657, 1.39% की कमजोरी, बट ये अभी 29,630 के लो तोड़ चुका है जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की थी। उसके बाद ब्रांड क्रूड में भारी गिरावट, इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर, लेकिन फिर भी हमारे लिए डॉलर फ्रंट पर बहुत ही बुरी खबर आ रही है, और ये $81। अब $81 अगर हमारा होता है तो उसके देखिएगा इम्प्लीकेशन बैंकिंग पे कैसे होते हैं। मैंने कहा था ना कि कुछ सब इसी वीडियो में चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ पर बैंकों के लिए क्या है, बैंक जो है बहुत बड़ा अमाउंट फॉरेन से डेट के रूप में लेते हैं। आप देखो डेट के फ्रंट पर जब आप पैसा लोगे तो आपको पैसा लेने के साथ साथ वो चुकाना भी तो होता है। तो जो इन्होंने पुराना पैसा लिया हुआ है जो 67 के भाव का है, 70 के भाव का है, मान लीजिएगा आपने 10,000 करोड़ रुपए लिए
और 10,000 करोड़ को 60 से मल्टीप्लाई करके 67 से मल्टीप्लाई करके जिस रेट पे आपने पैसा लिया था, अब वो 79 तक भी था, चलो हम कंफर्टेबल मान रहे थे, अब वो 81 पे जा रहा है। तो 10,000 करोड़ को आप 60 से मल्टीप्लाई करके डॉलर रुपी टर्म में वैल्यू निकालिए। अब वही वैल्यू अगर 80 में हो गई है तो आप 80 के अंदर आप देखेंगे कि 18 से 20% और 60 से 80 निकालें तो 33% का जंप है। अगर 70 से भी निकालेंगे तो भी 12-13% का जंप है। इसके साथ साथ जो आप इंटरेस्ट का आउटफ्लो करोगे वो भी आपका महंगा हो गया। तो ये ना केवल बैंकिंग कंपनीज के लिए, या जिन्होंने भी फॉरेन फंडिंग्स ले रखी है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ले रखे हैं, तो उनके लिए भी, और जिन्होंने फॉरेन करेंसी नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ले रखे हैं उनके लिए भी ये जो है एक परेशानी का सबब जो है बना हुआ है। दूसरी बात है कि जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है उसको पहले आप डॉलर में निकालेंगे, और डॉलर में जब पे करेंगे तो वो रुपी टर्म्स में ज़्यादा वैल्यू जा रही है। तो कुल मिलाकर जो बर्डन है कंपनीज के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और बैंक्स अपनी कैपिटल एडिक्वेसी के लिए, यानी कि जो उसको अपनी कैपिटल जो है मेंटेन करनी पड़ती है, उसके लिए अक्सर या तो इक्विटी का यूज़ करते हैं या जो है डेट लेते हैं। और डेट के लिए फॉरेन रूट जो है काफ़ी पॉपुलर है। तो अब जो फॉरेन रूट पॉपुलर इसलिए कि येस बैंक के एपिसोड के बाद जो परपेचुअल बॉन्ड्स इशू किए थे तो उसके ऊपर सरकार ने कहा था कि हम तो पे नहीं करेंगे, हम ये बैंक का डिफ़ॉल्ट है, अब हम इनको पे नहीं करेंगे। तो उसके बाद डोमेस्टिकली परपेचुअल डिवेंचर्स लेना भी बैंकों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, और वहाँ से जो फॉरेन करेंसी के अंदर जो लोन लोगे वो महंगे होगा। और दूसरी बात, अब फॉरेन करेंसी में पहले मिलता था 1.5% पे पैसा, अब फॉरेन करेंसी के अंदर भाई यूएस के अंदर ही 4% पे पैसा मिल रहा है। तो आपको वो जो कंफर्ट था कि चलो करेंसी डेप्रीशिएट होगी हमारी तो हम ब्याज तो सस्ते रेट पे लेके आएंगे, तो आपका ब्याज भी महंगा हो गया है और रेट भी महंगे हो गए हैं। तो रेट भी महंगा ब्याज का, और करेंसी रिस्क भी आपका बढ़ गया, और करेंसी आपकी डेप्रीशिएट हो गई। तो अल्टीमेटली यू आर एट ए वेरी वेरी हाई रिस्क। तो आप एक बड़े हाई रिस्क पे हो। अच्छा, गवर्नमेंट ने भी 80 जो आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने बहुत अच्छी मनी सप्लाई छोड़ी थी 80 रुपये के ऊपर। जब डॉलर का भाव 80 रुपये हो गया था तब तक तो 80 के नीचे रोकने की बहुत कोशिश की, अब 80 का ब्रेकआउट भी हो गया है। तो अब आरबीआई के पास भी इतना स्कोप नहीं है कि भाई और सप्लाई यहाँ पे दे, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड्स है जो उसके लिए और बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए भी जो है करेंसी नोट्स के साथ साथ आपको जो है डॉलर्स भी पर्याप्त मात्रा में रखने पड़ेंगे। तो जो डॉलर रिजर्व्स हैं या फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स वो भी रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए भी एक फंडामेंटली एक रिस्क क्रिएट हो गया। जो लोग ये कहते थे कि भाई बैंकों का खाली मार्जिन बढ़ेगा क्योंकि जो पुराने लोन है वो जब रिन्यू होंगे तो उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, नए लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देंगे, एफडी पे बैंक बढ़ाते नहीं है। बट इतना इजी नहीं है ये, तो वो बात मैं आपके साथ चर्चा कर भी रहा था पीछे। और ऑप्शन चेन के डेटा बड़े मजबूत हैं भाई साहब, कॉल राइटर इतने मजबूत है कि भाई बाजार एक दो दिन टूटता है फिर बाउंस करता है। तो देखिएगा नियर बाई जो कॉल राइटर्स हैं वो एग्रेसिवली आपको नज़र आ रहे हैं। पुट राइटर भी हैं, और हालांकि कॉल राइटर तो यहाँ बैठ के बैठे हैं भाई, अब तो बाजार आने नहीं देंगे ऊपर। तो कॉल राइटर एग्रेसिव है और पुट राइटर देखिएगा 17,300 पर है। और हालांकि कॉल राइटर काफ़ी एग्रेसिव थे आज। और पुट राइटर की बात करें तो पुट राइटर देखिएगा 17,300 पर है, मेजरली तो 17,000 के ऊपर ही है, 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट। और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते 17,000 का आंकड़ा भी आपको ज़रूर से ज़रूर देखने के लिए मिलना चाहिए। और मैंने तो आपको उसके भी नीचे के लेवल बताए हैं, 16,800 तक भी बाजार जा सकता है जिस तरीके का आज मूड एंड माहौल है। अगर अब रातों रात कुछ बदल जाएगा तो चेंजेस हो सकते हैं, तो उसके लिए हम जो है संडे के दिन जो है एक वीडियो आपके साथ शेयर कर लेंगे मार्केट आउटलुक। अब बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में पुट राइटर 39,600 पे पुट लिख रहे हैं, नीचे तो कहीं पुट ज़्यादा है नहीं, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ लिखे गए, 39,400 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, 20,000 30,000 25,000। और वैसे भी जो नीचे की पुट थी ये सब फंस गए पहले ही, तो ये फंस के निकल के आए हैं। तो अल्टीमेटली कॉल राइटिंग ही है यहाँ पे भी, अभी ज़्यादा डेटा तो है नहीं बट कॉल राइटिंग ही है क्योंकि पहला ही दिन था फ्राइडे का। तो कुल मिलाकर ये चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। क्यों मार्केट में अभी और रिस्क है और अभी भालू जो है थोड़ी और तबाही मचा सकता है, उसके क्या कारण है उसके लिए आप देखिएगा अगली वीडियो। अगली वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। कुछ हिस्सा तो मैंने आपके साथ जो है डिस्कस कर लिया, जो फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स हैं या फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, उन सभी डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर किस तरीके का रिस्क जो है इंडियन मार्केट के अंदर आ रहा है
और जब ग्लोबली हलचल होती है तो देखिएगा इकोनॉमीज जुड़ी हुई हैं, सबके ऊपर असर होता है। तो हम डीकपल कब तक करेंगे? और मैं बोल भी रहा था कि भाई देखो डीकपलिंग कर लो थोड़े दिन, 10 दिन 15 दिन, और 2008 में भी ऐसा हुआ था, हम 15 दिन डीकपल कर रहे हैं, फिर बाद में जब गिरने की बारी आएगी ना तो हम सबसे ज़्यादा गिरे और धड़ाम गिरे, तो मतलब संभलना बड़ा मुश्किल हुआ था। तो मैं हालांकि ये चीज़ें आपके साथ जो है अलर्टनेस आपके साथ देता रहा हूँ समय समय पर, लेकिन जब बाजार तेज़ी में चल रहा होता ना तब ये बात समझ में नहीं आती, तब ये लगता है यार सर को क्या पता, अभी तो बाजार जो है बहुत तेज़ी करेगा। लेकिन इस तरीके के जो रिएक्शंस आते हैं तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई बाजार अभी बिल्कुल ही गिर जाएगा, बाजार गिरने में भी अच्छे मौके होते हैं, बस गिरना इसलिए अच्छा है रहता है कि हमें सही कीमत पर सही माल मिलता है। बाजार चलना इसलिए ज़रूरी होता है कि भाई सही कीमत पर जो माल आपने ख़रीदा है उसको अच्छे प्रॉफिट के साथ बेच पाओ। तो दोनों चीज़ें ही बाज़ार के लिए ज़रूरी हैं और ट्रेडर्स जो है इस बात को जानते हैं, इन्वेस्टर इस बात को जानते हैं, इसीलिए बाज़ार दोनों साइड मूव करते हैं। बट समझदारी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी है जब बाज़ार गिरते हुए हों और बाज़ार टॉप से 10-12% गिर जाए तो थोड़ा थोड़ा खरीद लेना समझदारी का काम होता है, और जब बाज़ार टॉप के आसपास पहुंच रहे हो तो बेचना भी जो है समझदारी काम हो। तो चाहे सारा ना बेचो आप, अगर आप ट्रेडर्स हैं तो। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो फिर देखिएगा उसमें तो फिर आपको शांति के साथ जो है कुंभ के रत्न की तरह सो जाना चाहिए, और फिर जो है 5-10 साल बाद जग के ही देखना चाहिए भाई हाँ मेरे पोर्टफोलियो में क्या हुआ। तो उस परिस्थिति को छोड़ देते हैं। बट नॉर्मली जो स्विंग ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए जो मैंने आपके साथ बात की वो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।